मारूफ कानूनदान हामिद खान हमारे साथ हैं। हामिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हामिद साहब आपसे मैंने आज से चंद माह पहले वो सवाल उठाया था कि सीनियर मोस्ट जजेस बेंच में क्यों शामिल नहीं है, तो आपने जस्टिस फायज ईसा का नाम लेके यहाँ पे इसी प्रोग्राम में सवाल उठाया था कि वो क्यों बेंच में शामिल नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों नहीं बनाए जा रहे, आपने यहीं इसी प्रोग्राम में सवाल उठाया था। अब एक और तकसीम हमारे सामने है कि वो सीनियर मोस्ट जज फायज ईसा बेंच का हिस्सा नहीं है और जो 4 जज सीनियर मोस्ट बाकी आते हैं वो भी हिस्सा नहीं है। तो एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल हमारे सामने आ रही है। ये क्या जाहिर कर रही है? बेंच सुप्रीम कोर्ट इस वक्त 7 और 8 की तकसीम करके 2 हिस्सों में बंट चुकी है, ये क्या हो गया? देखिए, नजर यही आ रहा है, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है, कि इस किस्म की तकसीम नहीं होनी चाहिए आपस में। और इतने अहम जो केसेस हैं, जिस तरह का के कल से शुरू होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर और प्रैक्टिस के कानून के मुताबिक है, वहाँ पर सीनियर दोनों जजेस को होना चाहिए था। यानी जो नंबर 2 पे है, यानी सीनियर प्रीमियर जज जो है काजी साहब, और सरदार तारक साहब जो है उनसे नेक्स्ट सीनियर जज है। तो उन दोनों का इसमें शामिल होना मैं समझता हूँ कि मुनासिब होता कि जब दोनों को शामिल किया गया होता। तो सर ये, लेकिन जो मुख्तलिफ सियासी हल्कों से पूछें तो वो कहते हैं कि अगर बेंच की तश्कील माजरत के साथ बसद एहतराम सुप्रीम कोर्ट से, वो कहते हैं ये 7-8 की तकसीम है जो आपको बेंच में नज़र आ गई है। ये बात, आप कानूनदान है, आपके लिए तशवीश का बायस नहीं है कि इस वक्त बड़ा क्लियर स्प्लिट हो गया, लाइन ड्रॉ हो गई है? जी, बहुत अफसोस की बात है और बल्कि तकलीफ की बात है हम वकला के लिए और जो भी लोग एसोसिएटेड है हमारे जुडिशल सिस्टम के साथ, कि इस किस्म की तकसीम होनी नहीं चाहिए और इस तकसीम को हर तरह से दूर करना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो चीफ जस्टिस की होती है, क्योंकि वो लीडर ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। और फिर उसके बाद दूसरा जिम्मेदारी जो है सीनियर प्रीमियर जज यानी काजी साहब की है। सर काजी साहब ने एक 3 रुकनी बेंच ने फैसला किया था 2-1 से, उसको इन्होंने एक सर्कुलर से खत्म कर दिया। फिर सर्कुलर से खत्म करके अभी वो फैसला एडजुडिकेट होना भी बाकी था, उसके ऊपर 6 रुकनी बेंच बनाया, उसने उसको फैसले को उठा के बाहर फेंक दिया। क्या ये तरीका दुरुस्त था? मैं नहीं समझता कि इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि इससे मामला बहुत बिगड़ जाते हैं। क्योंकि यही मामला जो 1997 में जब हुए थे, एक बेंच कुछ फैसला करता था, दूसरा उसको सस्पेंड कर देता था, उससे बड़ी ही एक जो है बुरानी सूरत हाल पैदा हुई थी। तो मैं ये समझ रहा था कि शायद कुछ मामला आपस में बेहतर सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कल की खबर ये है कि बंदयाल साहब की और काजी साहब की मुलाकात हुई है, जो कि मैं समझता हूँ कि अच्छी खुशाइंद बात है। अब उसके ऊपर कुछ अमल दरामद भी होना चाहिए कि कौन देखना चाहती है कि अदलिया जो है और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट जो है ये आपस में मुत्तहिद है। सर लेकिन आपको 97 वाली आपने मिसाल दी है, तो एक उसकी मिसाल तो हमें ये फायज ईसा वाले केस में नजर आई कि 2-1 के फैसले को 6 रुकनी बेंच, पहले सर्कुलर और फिर 6 रुकनी बेंच बना के उन्होंने खत्म कर दिया उस फैसले को। दूसरी उसकी मिसाल जो है जिसका खदशा है, अगर फायज ईसा साहब एक बड़ा बेंच बना के जैसे सईद उस्मान सिद्दीकी की तरह एक नया फैसला दे देते हैं और एक तरफ सीजे बैठ के एक फैसला दे देते हैं, तो फिर क्या बनेगा पाकिस्तान का और इस इदारे का क्या बनेगा? इन्हीं चीजों से तो बड़ी तशवीश हो रही है इस वक्त। ये जिस तरफ मामला जा रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन बज़ाहिर जो चीज आज के बेंच बनाने से नजर आई है कि ये एक क्लियर मैसेज है चीफ जस्टिस का कि उनके साथ मेजॉरिटी है, लिहाजा ये सजाद अली शाह नहीं है, क्योंकि सजाद अली शाह के साथ सिर्फ 4 जज रह गए थे, 5 जजेस यानी बशमूल सजाद अली शाह, और दूसरी तरफ 10 जजेस का एक बेंच बन गया था जिसको सईद उस्मान सिद्दीकी साहब हेड कर रहे थे। तो उस सूरत में तो चीफ जस्टिस काफी कमजोर हो गए थे उस वक्त। ये सूरत हाल आज नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जब बराबर की तकसीम हो तो मामला ज्यादा बिगड़ने का खतरा होता है। हर सूरत ये बहुत तशवीशनाक है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस मामले को दोनों सीनियर जजेस, चीफ जस्टिस और सीनियर प्रीमियर जज मिलके आपस में किसी तरह रिजॉल्व करें। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, जो पहले 4 जजेस ने आरा दी थी जैसे अतर मिनल्ला, या अफरीदी, जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस मंसूर अली शाह, वो 4-3 का फैसला कहते हैं।
अब 4-3 माना जाए या ना माना जाए? नहीं जी, 4-3 तो है ही नहीं। देखिए ना, वो तो ऐसी बात है जो हमारे लिए बड़ी गैर मामूली सी है, क्योंकि बेंच जो आखिर में बना था वो 5 रुकनी बेंच था। 9 रुकनी बेंच शुरू में बना, उसमें से उन 9 जजेस ने उस ऑर्डर पे साइन किए हुए हैं। ठीक है, उसमें कुछ एतराजात या हाफिजी साहब ने भी लिए थे, कुछ अगर मिल्ला साहब ने भी लिया था, और जो 2 जजेस थे उन्होंने इतराज को सामने रखते हुए रिक्यूज कर दिया था। अब ये बात उस वक्त चीफ जस्टिस को सारे 9 जजेस ने कहा था कि ठीक है, आप बना दें बेंच। अब उस 9 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक फिर एक बेंच बना दिया 5 रुकनी चीफ जस्टिस ने, जिसने उसकी समाअत की फाइनल, और उसी ने फैसला कर दिया था 3-2 से। लिहाजा 4-3 का तो कोई बेंच कभी मार्जे वजूद में नहीं आया जिसकी तादाद 7 जजेस पे मुश्तमिल हो। पहले 9 थी, फिर कम हो गई 5 हो गई, तो 4-3 का तो फैसला मुमकिन ही नहीं है। कब 7 का तो बेंच ही नहीं था। सर, एक और सवाल आपसे चलते चलते अगर पूछ लूं, क्या शहबाज शरीफ साहब को इलेक्शन वाला जो मामला है उसमें फंड्स ना देने पे या सिक्योरिटी ना देने पे उसके ऊपर कंटेम्प्ट का सामना करना पड़ सकता है? इम्कान है। इम्कान है। तो ये तनाव में इजाफा करेगा या खत्म करेगा? इससे देखिए ना, बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस तरह से नजरअंदाज किया जाएगा तो ये भी किसी सूरत काबिले बर्दाश्त नहीं है। इस तरह से हमारे जो है आइन पर अमल दरामद नहीं होगा। वरना अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करे कि जी हाँ इलेक्शन कराने, और वो गवर्नमेंट को कहे कि फंड्स मुहैया करो, और वो फंड्स मुहैया ना किए जाए, हुकूमत जो है हुकूमत उड़ी करे, तो इस तरह से तो एक ग्रिड लॉक ऐसा पैदा होगा जो आपस में, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होने का एक इम्कान है। लिहाजा ये जो गवर्नमेंट का अमल है कि वो फंड्स मुहैया नहीं कर रहे इलेक्शन के लिए, सुप्रीम कोर्ट के वाज़े हुक्म के बावजूद, ये बात तशवीशनाक है। उन्हें चाहिए था कि हुक्म पर अमल दरामद करते। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आबिद, 8 जजेस के ऊपर आपका इतराज़ क्यों है? देखें, हमारे खिलाफ तो नदीम मलिक साहब, मियां नवाज शरीफ साहब के केस में हमारे खिलाफ तो फैसले ही आते हैं। हमें तो कभी इन्होंने सुना भी नहीं है, ना हमारे वकला को पिछली मरतबा सुना गया। तो ये जो लहजा इख्तियार करते हैं हमारे वकला के साथ, तो हम तो पिछले 6 सालों से विक्टिमाइजेशन का शिकार हैं और मज़ीद होंगे। ये हामिद खान साहब का भी आप बात कर रहे थे, तो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। मैं उनको गुजारिश करता चलूँ कि आप जस्टिस साहब का नोट पढ़ लें। उन्होंने लिखा जी कि हम तो बैंक से कभी अलहदा ही नहीं हुए, हमसे तो इस इशू पे बात ही नहीं हुई। ये मैं नहीं कह रहा, वो मुअज़्ज़ज़ जो जज हैं वो कह रहे हैं। तो खान साहब को इन चीज़ों को गौर से पढ़ना चाहिए था कि देखें, जो तकसीम है, आप पार्लियामेंट के ऊपर ज़रबकारी कर रहे हैं। क्या इमरान खान को मैंने कहा था मलिक साहब असम्बली तोड़े केपी और पंजाब की, अगर उसमें उसकी मेजॉरिटी थी तो उसको क्या ज़रूरत थी ये काम फसाद पैदा करने के लिए? तो लिहाजा अभी डिलिमिटेशंस होनी है, नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन होना है। ये जो अभी सेंसस का वो जो रिपोर्ट सबमिट होगी, ये आइनी तौर पर ये बाइंडिंग हो जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, वो कानून के मुताबिक वो डिलिमिटेशन के मामलात को नाफिज करे। तो वो तो वैसे ही जो भी इलेक्शंस कराएंगे वो बिल्कुल गैर कानूनी तौर पे हो जाएंगे। जो आप बार बार फरमा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को और कैबिनेट को आप निशाने पे रख रहे हैं, तो मेरी बात सुने नदीम मलिक साहब, हमने कवानीन बनाए हैं और जो इन कैमरा और इन्होंने दी है ब्रीफिंग चीफ जस्टिस साहब को हमारे सिक्योरिटी इदारों ने, जो सिक्योरिटी के हवाले से वो भी पब्लिक कर दें फिर कि क्या उन्होंने कह दिया। अब जो मुल्क के मामला जिस तरफ चल रहे हैं, देखें, एक तरफ सैलाब आता है, पैसे नहीं है, आपका प्राइम मिनिस्टर दिन रात एक करके डोनर कॉन्फ्रेंस बुलाता है, पाकिस्तान के मसाइल हल करता है। पाकिस्तान में महंगाई साहब, सिक्योरिटी की सूरत हाल इतनी खराब नहीं है जितनी 2008 में या 2013 में थी। ये एक्सक्यूज काफी नहीं है, ये दोस्त एक्सक्यूज नहीं है। इससे ज्यादा बुरी सूरत हाल थी जब इंतखाबात हुए थे।